हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। आज हम अपनी आर्मी जीएस जीके की 11वें नंबर की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें वही 30 जीएस जीके के क्वेश्चन होंगे और अब आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो इन क्वेश्चनों को देखते चलना है, लिखते चलना है साथ साथ, और यहाँ से निश्चित ही आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खान का संबंध पूछा है किससे। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी संतूर। देखो, सितार वादक सितार वादक हैं, इनका है पंडित रविशंकर, रवि शंकर। ठीक। सरोद अमजद अली खान, अमजद अली खान। ठीक। तबला वादक तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। ठीक है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा, दो और लिख लेंगे। एक लिख लेंगे बांसुरी वादक, बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक हैं, और एक एक बांसुरी वादक और एक लिखेंगे शहनाई वादक। बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक। और शहनाई वादक लिखेंगे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला खां। ठीक। तो ये इतने आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, देखो, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है चीन में। ठीक। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जानकारी है नहीं, तो हम सीधे आएंगे तीसरे क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की जो महासभा होती है उसमें हर देश से अपने प्रतिनिधि जाते हैं। तो ये मतलब अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में गए थे। ये भारत के विदेश मंत्री थे तब, 1977 में। तब इन्होंने क्या दिए थे, हिंदी में भाषण दिए थे, और हिंदी में भाषण देने वाले यूएनओ में ये पहले क्या थे, विदेशी व्यक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए कंठोप उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक, सत्यमेव जयते लिया गया है हमारा मुंडको उपनिषद से। ठीक। देखो, उपनिषद उपनिषद लिखे गए थे प्राचीन समय में, वैदिक काल में। ठीक। और इस समय टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है, कुल उपनिषद है 108। ठीक। जिसमें से मान्यता प्राप्त 13 को माना जाता है। ठीक। 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। ठीक। तो देखो, जो हमारा अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। इसका अक्ष पर झुकाव क्या है, सर्वाधिक है। झुकाव सर्वाधिक है, इसका झुकाव क्या है, सर्वाधिक है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो ये कौन सा ग्रह है, अरुण, अरुण। ठीक है। इस पर मेथेन गैस की अधिकता है, मेथेन मेथेन गैस की अधिकता है। ठीक। और इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अच्छा, लेटा हुआ ग्रह तो वहीं लिख दिया। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, इसलिए इसे हरा ग्रह कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। अच्छा, शुक्र ये क्या है, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह व गर्म ग्रह, सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह। शनि कैसा है, सबसे सुंदर ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह व हल्का ग्रह है। ठीक। बृहस्पति कैसा है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह।
ठीक, सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, ये ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित, ठीक, भू आवेशित देश कौन सा है? ठीक, ये पूछा इन्होंने, यानी हम इसको बोलते हैं लैंड लॉक, लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश। ठीक, स्थलबद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री। अब स्थलबद्ध देश का मतलब होता है वैसा देश जो समुद्र के साथ सीमा ना लगाता हो, चारों तरफ किसी भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक देश से ही घिरा हुआ हो। तो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है ऑप्शन ए नॉर्वे, नॉर्वे की सीमा समुद्र से लगती है, गलत हो जाएगा। जापान समुद्र में ही द्वीपीय देश है। मंगोलिया और चीन, चीन की भी सीमा समुद्र से लगती है, तो मंगोलिया, मंगोलिया ये रूस और चीन के बीच में क्या है, घिरा हुआ है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो ये सबसे बड़ा स्थलबद्ध क्या है, देश है। और कहाँ आता है ये? एशिया में आता है। किसमें आता है? एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस, देखो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई 1987। इस दिन क्या हुआ था कि पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है वो 5 अरब हुई थी। दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। ठीक है, ये, और इसमें से कोई महत्वपूर्ण दिवस है नहीं बताने लायक। ठीक है, अच्छा 28 वाला ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं विश्व हेपेटाइट दिवस, विश्व हेपेटाइट दिवस। वैसे तो 365 ही दिन दिवस होते हैं कोई ना कोई, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो लिख दिया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रतिरक्षा मंत्री। पूछा गया भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है। तो देखो आर्टिकल, कुछ आर्टिकल लिख देते हैं। आर्टिकल 52, इसमें क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, और आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नहीं राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक, अब 54 55 जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 1 लिख लेंगे आप, 61, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आर्टिकल लिख दिए हैं, अब सारे आर्टिकल लिखना इम्पॉसिबल है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अब क्या कहा गया? आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यही क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति का, ये वाले आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव और आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1905। देखो इस प्रकार से मान लो ये बंगाल राज्य था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया था। ठीक, इस वाले को कहा गया था पूर्वी बंगाल और इस वाले को कहा गया था पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है यही क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया आज के समय में है। ठीक, जो पहले पाकिस्तान का भाग था आज बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आज भी है। तो जो इसका विभाजन हुआ था, इसका विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक, वायसराय कौन था? किस वायसराय ने किया था? तो वायसराय था कर्जन, कर्जन। अच्छा, इस बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या इसी को हम बोलते थे बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के
टाउन हाल से। ठीक, ये बंगाल विभाजन स्टार्ट हुआ था। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ठीक, 1905 में करजन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूएनओ इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक, इसमें सदस्य हैं इसमें 193 देश, 193 देश। इसके अंग कितने हैं, तो इसके अंग हैं 6, इसके अंग 6 हैं। ठीक, 6 अंग हैं। देखो पहला महासभा हो गई, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला महासभा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा सुरक्षा परिषद, ठीक, और तीसरा सुरक्षा परिषद, चौथा है हमारा सचिवालय, सचिवालय लिखा थोड़ी ना, सचिवालय। ठीक, और पांचवा होता है आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक न्यायालय। ठीक है, तो इसके 5 अंग होते हैं, सॉरी 6 लिख दिए थे, 5 अंग होते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसका अंग नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं IMF। ये क्या है, एक अलग संगठन है, इसकी जो स्थापना हुई थी। ठीक, ये क्या करता है, जो देश बहुत गरीब होते हैं उनको ऋण देता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ, 1944 में वर्ल्ड बैंक के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तथा साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दित परिक्रमा कर रही है, इसका कारण क्या है। देखो पृथ्वी अक्ष पर घूर्णन, अक्ष पर घूर्णन किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का अक्ष पर जो घूर्णन है वो कितना है, 24 घंटे, 24 घंटे। ठीक है, और चारों तरफ परिक्रमण जिसको बोलते हैं सूर्य का परिक्रमण। तो परिक्रमण जो सूर्य का करती है वो करती है 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। अच्छा, जो अक्ष पर घूर्णन करती है इसके कारण होता है दिन रात, परिक्रमण करती है इसके कारण होता है वर्ष की घटनाएं। ठीक, तो ऑप्शन देख लो, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बनना है, लवणता नहीं होती, दिन रात। देखो अक्ष पर जब घूर्णन करेगा तो उसके कारण होंगे दिन रात, और जब चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो दिन वर्ष बदलता है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, वर्ष बदलता है जिसके कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला व पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अगेनी चट्टाने, ऑप्शन बी कैंथरेज चट्टाने, ऑप्शन सी अवसादी चट्टाने, ऑप्शन डी ग्रेनाइट चट्टाने। तो जो कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है ये पाया जाता है केवल अवसादी चट्टानों में। ठीक, अवसादी चट्टानों के किस भाग में, अवसादी चट्टानों के गोंडवाना भाग में, गोंडवाना चट्टानों। ठीक, उसमें भी कई चट्टाने होती हैं अवसादी चट्टाने, तो गोंडवाना एक प्रकार की कैसी अवसादी चट्टाने हैं, इनमें क्या पाया जाता है, कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ स्थित है। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप ये एक महाद्वीप है, भारत के दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो अंटार्कटिका एक 7वां महाद्वीप है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इस पर कोई भी आबादी निवास नहीं करती। तो यहाँ पर क्या है, ये एक शोध संस्थान का एक घर है। यहाँ पर बहुत से सारे देशों ने अपने अपने क्या लगा रखे हैं, शोध स्टेशन लगा रखे हैं। तो ऐसा ही अंटार्कटिका के लिए शोध स्टेशन भारत ने अपने देश में कहाँ लगाया है, तो वो लगाया है कहाँ, गोवा में, कहाँ, गोवा में लगाया है। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका पर भारत के शोध संस्थान कौन से हैं, भारत के शोध स्टेशन, भारत के शोध स्टेशन। तो अंटार्कटिका में भारत का शोध स्टेशन एक था दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। ठीक, एक भारती और एक मैत्री। ठीक, जिसमें से ये 2 क्या हैं, चालू हैं, और ऊपर वाला क्या हो गया है, बंद हो गया है। ऊपर वाला बर्फ से ढकने के कारण बंद हो गया है, नीचे वाले 2 क्या हैं, चालू है, भारती और मैत्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अंटार्कटिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि भारत की राष्ट्रीय आय का अभिकल्पना करने वाला भारत की राष्ट्रीय आय का अभिकलन करने वाला अभिकरण कौन सा है। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय आय का अभिकलन कौन करता है, यानी उसकी गणना कौन करता है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी CSO, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ये भारत की क्या होती है, एक शाख बैंक है,
जो छोटी बैंकों को पैसा देती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या करती है, भंडार करती है। ठीक, और ए- एस एक मिनट सॉरी, CSO इसको बोलती है भारतीय सांख्यिकी विभाग, भारतीय सांख्यिकी सांख्यिकी विभाग। ठीक, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में। ठीक है, अब ये यही क्या है, इसका आंसर होगा, यह क्या करता है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। वित्त मंत्रालय ये भारत की योजनाएं वगैरह बनाता है। योजना आयोग ये भारत की पंचवर्षीय योजना बनाता था, जिसको 2015 में नीति आयोग के द्वारा बदल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया। देखो, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए भाई, भारत में राउरकेला इस्पात इस्पा इस्पात संयंत्र इस्पात संयंत्र भारत में 4 प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं जो लगे थे। पहला बना था हमारा भिलाई, भिलाई। ठीक, दूसरा राउल केला। ठीक है, तीसरा था दुर्गापुर, दुर्गापुर, और चौथा था बोकारो, बोकारो। पहले तो ये ध्यान रखना है ये है कहाँ कहाँ। ठीक है, तो भाई जो हमारा भिलाई है ये स्थित है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। ठीक, राउरकेला स्थित है उड़ीसा में, और दुर्गापुर स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक, बोकारो स्थित है झारखंड में। ठीक है, इनके राज्य ध्यान रखना है। अब हम लिख लो कि ये किसके सहयोग से बने थे। ठीक, तो बने किसके सहयोग थे, भिलाई बना था, ये बना था USSR जिसको हम रूस बोलते हैं। राउरकेला वाला बना था जर्मनी के सहयोग से। ठीक, दुर्गापुर बना था ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक, झारखंड वाला बना था यूएसएसआर यानी रूस के सहयोग से। अब इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, चारों आपको याद रखने। अभी हमसे कौन सा पूछा गया, राउरकेला, तो इसका ऑप्शन लगा देंगे, ये जर्मनी के सहयोग से बना था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड की क्षमा कौन मृत्युदंड की क्षमा कौन कर सकता है। अच्छा, मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है ये पूछ रहा गया। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो जो किसी भी अगर अधिकारी को कोई सजा हुई है, तो मृत्युदंड की सजा ये किसके द्वारा माफ कर दी जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा माफ की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा माफ की जाती है। और ये प्रावधान किस आर्टिकल में, ये प्रावधान है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान की शक्तियां, क्षमा दान की शक्तियां, समाधान की शक्तियां हैं। ठीक है, आर्टिकल 72 में। राज्यपाल भी क्षमाएं माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक, वो सजा को कम कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G15 क्या है, G15, G15। देखो G15 में G का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में ये 15 देशों का एक क्या है, ग्रुप है। ये पूछा है कि कैसा ग्रुप है, तटस्थ देशों का समूह है, नहीं। विकासशील देशों का समूह है, यही सही है। विकसित देशों का समूह है, नहीं। अविकसित देशों का समूह है, नहीं। ठीक, तो G15 क्या है, ये विकासशील देशों का एक समूह है, विकासशील देशों का एक समूह है। ठीक, जो विकासशील देश हैं, जो भी विकसित हो रहे हैं, उन्होंने अपना एक 15 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया जिसका नाम है G15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए निशानेबाज, ऑप्शन बी भाला फेंक, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी क्रिकेट। देखो, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाज से, निशानेबाज से। ये क्या है, ये एक पैरा पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता भारत के लिए, गोल्ड जीता। ठीक है, और कैसा, शूटिंग में, निशानेबाज किसका, शूटिंग में। ठीक है, बंदूक से, ना कि धनुष कमान से। तो शूटिंग में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ठीक है, शूटिंग में जीता है गोल्ड। एक मिनट, शूटिंग को सही लिखते हैं, दिख नहीं रहा है। शूटिंग में, ठीक है। तो
इनका संबंध हो गया निशानेबाज से, ठीक है। अब भाला फेंक का भी ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कभी। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में आप साक्षी मलिक, साक्षी मलिक ध्यान रखेंगे, ठीक। योगेश दत्त ध्यान रखेंगे, योगेश, ठीक। सुनील कुमार। क्रिकेट में तो सभी देखते होंगे क्रिकेट, क्रिकेट हरमन प्रीत कौर, ठीक है। भारतीय महिला टीम की क्या है, कप्तान है। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान है, ठीक। मिताली राज, मिताली राज, इन्होंने दोहरा शतक मारा। हम महिला लिख रहे हैं, ठीक है। पुरुष वाले विराट कोहली, धोनी, सहवाग, सचिन, ये सबको पता होंगे क्रिकेट के, ठीक है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना, इस संस्थापक कौन था, यानी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी एमजी रनाड़े, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विनोबा भावे, ठीक। तो सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने, ज्योतिबा राव फूले ने। और ये स्थापना की थी 1873 में, कहाँ, पुणे में, पुणे में की थी। और पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इनकी पुस्तक का भी नाम लिख लेंगे, इनकी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, गुलाम, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। एक मिनट, सिस्टम खुद ही देख रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। इसकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ठीक। दयानंद सरस्वती, इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, इन्होंने समाज की स्थापना की थी आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक। विनोबा भावे भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, भूदान आंदोलन, ठीक। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ है। देखो विजयनगर राज्य, विजयनगर, ठीक। साम्राज्य लिखते हैं, साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो स्थापना है वो हरियर व बुक्का ने की थी, हरियर व बुक्का ने की थी, ठीक है। और कब की थी ये स्थापना, 1336 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर 36 ईस्वी में। इसकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी हम्पी, ठीक है। अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऑप्शन सी में दिया है हम्पी, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, दक्षिण भारत में कर्नाटक वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी कुतुब शाह, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। देखो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जीतकर दिल्ली में अपने गुलाम को क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। और इसका गुलाम कौन था, 3 गुलाम थे इसके, लेकिन दिल्ली में जिस गुलाम को नियुक्त किया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भाई। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बोल के इतना लिखूंगा नहीं। मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना लेते हैं तो दिल्ली के क्षेत्र खाली हो जाता है, जिसको जीत लेते हैं, ठीक। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वाजा और यालदोस। तो इन्होंने दिल्ली वाले क्षेत्र पर किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर नियुक्त था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि इनका मालिक मर गया, ये उनके गुलाम थे। तो इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना, वंश की स्थापना, ठीक है। इसी को ही दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था, पहली राजधानी थी इनकी लाहौर, पहली राजधानी थी लाहौर। और इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका दामाद इल्तुतमिश शासक बना था, जो राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया था, और इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इनका दामाद इल्तुतमिश था, ये राजधानी कहाँ लेकर आया था, दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा एक चीज और लिख लेंगे चलो इसी में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिख रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या कराया था, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दिल्ली में, ठीक। ये कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है, अजमेर में है। ठीक, ये इन्होंने करवाए थे। एक इन्होंने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब इस्लाम मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। भारत में बनने वाली पहली क्या है, मस्जिद है। ठीक है, भारत में स्थापित होने वाला पहला मुस्लिम वंश है ये। ठीक है, नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी खेल। देखो, सरस्वती सम्मान है, ये दिया जाता है साहित्य में, और साहित्य में ये दिया जाता है, साहित्य में भारत में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, संविधान में हमारे 12 अनुसूचियां वर्तमान में, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, संगीत में कौन सा पुरस्कार है? लिखेंगे ग्रेमी पुरस्कार। ठीक, फिल्म में, फिल्म में हम कह सकते हैं फिल्म फेयर है, ऑस्कर है, फिल्म फेयर। और खेल में राजीव गांधी, राजीव गांधी, जिसको मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार भी कहते हैं। अब इसका नया नाम तो यही है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखो, खाद्य एवं कृषि संगठन को हम बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। रोम, रोम किसकी, रोम इटली की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी इस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा, जनेवा में किसका मुख्यालय? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में हमारी, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, पहले चलो लिख दो, न्यूयॉर्क में है W का नहीं, UNO का, UNO। ठीक, UNO, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ। और पेरिस में जो मुख्यालय है यूनेस्को का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 भारत की एक है। S-400 क्या है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, ऑप्शन बी एयर डिफेंस सिस्टम, युद्ध टैंक, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो S-100, S-400। ठीक, S-400 ये रूस ने बनाया है, रूस ने बनाया है। भारत ने कहाँ से? रूस से खरीदा है। और ये क्या है? ये मोबाइल, मोबाइल मतलब है इसको हम ले जा सकते हैं। मोबाइल का मतलब होता है ले जाना, ले आना, चालमान। मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। ठीक है, इसको प्रतिरक्षा प्रणाली, जो अभी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में काम आया था, ठीक, पाकिस्तान की मिसाइलों को निरस्त करने के लिए। तो ये क्या करता है, अपने आप अगर किसी शहर के ऊपर लगा दिया है, तो अगर कोई मिसाइल इस पर आक्रमण करती है तो 400 किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, पहचान लेता है, और उसको हवा में ही क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। ठीक है, हवा में ही उसको खत्म कर देता है। तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालन कौन करता है? अच्छा, राष्ट्रपति शासन की बात आ गई भाई। देखो, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत लगता है। किसी राज्य पर लगाया जा सकता है, राज्य पर लगता है तो उस राज्य का जो संचालन है वो राज्य, वहां पर मुख्यमंत्री खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लोगों की नैतिक जो मौलिक अधिकार हैं वो छिन जाते हैं। ठीक है, केवल 20 और 21 रह जाता है। और इसका जो शासन की जो बागडोर होती है वो किसके हाथों में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। मंत्रिमंडल निरस्त हो जाता है तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहता है वहां पर। और अच्छा, एक आर्टिकल और लिखेंगे, राष्ट्रपति शासन हो गया, और आपातकाल, आपातकाल, अगर आपातकाल लगता है भारत में तो लगता है ये आर्टिकल 352 के तहत। ठीक, और अगर राष्ट्रीय आपात लगेगा भाई, अच्छा, आपातकाल तो हो गया वित्तीय आपात, इसको बोलते हैं वित्तीय आपात, वित्तीय आपात।
तो वित्तीय आपात लगता है, ये लगता है आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी भारत रत्न की एक मंत्रिपरिषद थी? नवरत्नों की, ठीक है, सॉरी, नवरत्नों की। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रम। तो जो नवरत्न थे, नवरत्न, वैसे तो ये नवरत्न किसके दरबार में फेंका? नवरत्न मतलब होता है नौ विद्वानों की एक मंडली होती थी, नौ विद्वानों की मंडली थी एक। तो ये किसके दरबार में फेमस थे? ये अकबर के दरबार में फेमस थे, अकबर के दरबार में, जिसमें तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, ठीक, अबू फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये लोग इसमें क्या होते थे? आते थे। ठीक, ये लोग इसमें आते थे। अब लेकिन ये अकबर ने कहाँ से लिए थे? अकबर से पहले किस राजा के दरबार में रहे थे? तो अकबर से पहले ये रहे थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक, तो इनके यहाँ भी क्या थे? नवरत्न थे, नवरत्न थे। ठीक है, कनिष्क ये कुषाण वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश के शासक थे, और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हम एक चीज आपको और चलो नोट करवा देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर कहीं पर आ जाता है अष्टप्रधान, देखो अष्टप्रधान, अष्टप्रधान ये किसके दरबार में थे? तो ये थे शिवाजी के दरबार में, शिवाजी के दरबार में। ठीक, अष्टदिग्गज, अष्ट दिग्गज, ठीक, ये थे कृष्ण देवराय के दरबार में, जो विजयनगर का शासक था, कृष्ण देवराय। ठीक, इनके दरबार में 8-8 प्रधान रहते थे, 8-8 लोग रहते थे, और अकबर और चंद्रगुप्त दरबार के लोगों में 9 विद्वान रहते थे। ठीक, हमारा निम्नलिखित को सुनियमित कीजिए। ठीक, एक तरफ पहाड़ियां दी, एक तरफ राज्य दिए, कि नीलगिरी पर्वत कहाँ है? पहले गिर पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पर्वत। इधर क्या पूछे? राज्य पूछे। देखो, जो हमारी गिर पहाड़ी है ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, यहीं पर स्थित है गिर नेशनल पार्क, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत स्थित है झारखंड, सॉरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसमें से देखो एक ही ऑप्शन दिया है, कौन सा? तमिलनाडु, तो ये सही हो जाएगा। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर, जिसमें से एक ऑप्शन दिया है ये मध्य प्रदेश, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका हो गया था 3 और इसका हो गया 1। बची राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में, तो इसका हो जाएगा 4। ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है? 23, 14, 23, 14। देखो 23, 14 किसमें है? ठीक, 23, 14, अच्छा पहला ही सही आ गया ये तो, लो ठीक है, बात खत्म। और तो सब क्या होंगे फिर? अपने आप गलत होंगे। ठीक है, तो इसमें एक तरफ पहाड़ियां थी, एक तरफ क्या थे? राज्य थे। ठीक है, ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन। कोलार स्वर्ण खदान किसके लिए फेमस है भाई? देखो, कोलार की खान, कोलार की खान, कोलार की खान और हट्टी की खान, हट्टी की खान। कोलार की खान और हट्टी की खान ये 2 खाने हैं जो किसके लिए, जो कहाँ है? कर्नाटक में भाई, जो कर्नाटक में है। और किसके इनसे क्या निकाला जाता है? इनसा सोना, सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। ठीक, किस कौन सा वाला? गोल्ड वाला। कोलार केजीएफ, इस पे तो फिल्म भी बनी है, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस लिए फेमस है? गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। ठीक, राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ठीक, मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम था बदलता भारत, चेंज ऑफ इंडिया, बदलता भारत, बदलता भारत, ये इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, ये चारों हो गए। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये आप ऑप्शन
बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, और इसका आंसर हम आपको कल हल कराएंगे। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी। ठीक, मिलते हैं कल एक नई बेहतर क्लास में। जय हिंद, जय भारत।